हेलो एवरीवन। तो आज है 28 मार्च और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बारी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें से कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो डील करता है, ठीक है, जिसमें बताई गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके क्या क्या मतलब शर्तें हैं, इन सब चीज़ों को किस आर्टिकल में भारतीय संविधान के डील किया गया है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 10, ऑप्शन बी है आर्टिकल 20, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 102। तो गाइज अभी हाल ही में आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो पता चला होगा कि मानहानि का केस दायर हुआ है किस पे, राहुल गांधी पे, क्योंकि उन्होंने जो भी मोदी कम्युनिटी है उनके ऊपर व्यंग बोला है, तो उसको लेके इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एमपी से, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बनेगा और इससे क्वेश्चन आ भी सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो सही आंसर देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 102 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 102 है, जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 102 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो अनुच्छेद 102 है वही डील करता है कि किसी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एमपी से लोकसभा या राज्यसभा के। इट प्रोवाइड द लिस्ट रीजन बिहाइंड द एमपी डिस्क्वालिफिकेशन। और जो ये आर्टिकल 102 है यही लिस्ट प्रोवाइड करता है कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं किसी को एमपी से डिस्क्वालीफाई करने के। द नोटिस इशूड बाय लोक सभा सेक्रेटरियन डिस्क्वालीफाइंग राहुल गांधी फ्रॉम एमपी पोजीशन मेंशन आर्टिकल 102(1)(e। यानी कि जब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 102(1)(e, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। और एक और भी पीपुल एक्ट लगाया गया जो कौन सा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। तो इन ये दो लगा के, ठीक है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लोकसभा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट अलॉन्ग विद द यूएसए। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो एक मिशन लॉन्च किया है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में AIM4C बोल सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो और वो यूएसए के साथ मिलकर ये लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है श्रीलंका। अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब इमरात, जिन्होंने यूएस के साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन और क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट change was launched by UAE and the US at a conference of party 26, यानी कि इसको लॉन्च किया गया UAE और यूएसए द्वारा कहाँ पे, तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे। इंडिया रिसेंटली ज्वाइन दिस ग्रुपिंग इन 2023 और भारत हाल ही में इसी साल इसको ज्वाइन किया है। AIM4C इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप डेट एम टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम इनोवेशन। और ये जो AIM4C है ये क्या है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका एम है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है, और सपोर्ट किया जाए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम इनोवेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सहकार समृद्धि सौदा इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो पूछा जा रहा है कि सहकार समृद्धि सौदा है इसे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किए जाने वाला है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेशन अमित शाह। तो आपको पता है कि होम मिनिस्टर हमारे प्रेजेंट कौन है, तो माननीय अमित शाह जी हैं, जिन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सहकार समृद्धि सौधा इन बेंगलुरु। तो बेंगलोर में इन्होंने क्या किया है
किसका शिलान्यास किया है, ठीक है, यानी कि फाउंडेशन लेड किया है किसका, सहकार समृद्धि सौदा का। सहकार समृद्धि सौदा इज 67 एकड़ मार्केट यार्ड फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो अगर बात करें कि आखिर ये सहकार समृद्धि सौदा है क्या, तो एक ये मार्केट है, ठीक है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो 67 एकड़ का ये मार्केट यार्ड है, किसके लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। He also inaugurated various development works for Karnataka Department of Corporation to the tune of Rs 1400 करोड़। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमशक्ति। तो पूछा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिमशक्ति। तो वो आखिर किसके साथ साइन किया है, आइए जानते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है वेल और ऑप्शन डी है हेल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बेल, ठीक है, BEL। बेल के साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। पॉइंट्स है, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ द बेल हैदराबाद अंडर प्रोजेक्ट हिमशक्ति। तो प्रोजेक्ट हिमशक्ति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बेल के साथ साइन किया है, जो कि हैदराबाद में है। बेल कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। तो ये आप याद रखिएगा कि बेल कहाँ है, तो हैदराबाद में। प्रोजेक्ट हिमशक्ति विल इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग MSME। तो जो प्रोजेक्ट हिमशक्ति है ये इनकरेज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने में, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएशन इंडस्ट्री है इसमें, और ये और किसके में, तो MSMEs में। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम विल बी मैन्युफैक्चर एट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अराउंड 3000 करोड़। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का निर्माण किया जाएगा, जिसका अगर हम कॉस्ट का बात करें तो लगभग 3000 करोड़ लगेगा, ठीक है, यानी कि इसका कुल लागत कितना हो सकता है, तो 3000 करोड़ हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच पैरामिलिट्री फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर को रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ITBP, ऑप्शन बी है असम राइफल, ऑप्शन सी है CISF और ऑप्शन डी है BSF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राइफल, ठीक है। जो असम राइफल है वही प्रोटेक्ट करता है कहाँ पे, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है। जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पे कौन सा फोर्स तैनात है, तो असम राइफल। ITBP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ठीक है। तो यानी कि इंडिया और चाइना के, ये इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे ITBP रहता है, ठीक है। CISF, तो देखिए ये CISF इंडस्ट्रियल फोर्स है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है गवर्नमेंट का, उन सब चीज़ का ये प्रोटेक्शन करता है। और BSF की अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे BSF तैनात होता है। तो आई होप आपको सारे फोर्सेस के बारे में पता चल गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जो इंडिया और नेपाल है, कौन है, इंडिया और नेपाल, तो इसके बॉर्डर पे कौन सा फोर्स तैनात रहता है, ठीक है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे कौन सा फोर्स तैनात रहता है, ये आप बताइएगा। तो आज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है कि असम राइफल्स 188th राइजिंग डे सेरेमनी वाज हेल्ड ऑन मार्च 24 2023 इन शिलोंग। तो जो असम राइफल है इसका राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, कौन सा नंबर था, तो 188वां नंबर इसका राइजिंग डे का सेरेमनी सेलिब्रेट किया गया, जो कि 24 मार्च को था, और कहाँ पे था, तो शिलोंग में था। दिस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रेस्पॉन्सिबल गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर, यानी कि ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, कि जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है भारत और बर्मा का, उसको प्रोटेक्ट करने का के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन दिस ईयर द personnel of force were awarded 1 शौर्य चक्र, 7 सेना मेडल एंड 411 प्रेसिडेंशियल एयर गवर्नर मेडल। तो इस साल अगर हम बात करें तो इस साल क्या किया गया है कि इस सेना माने BSF के जवान में एक को मिला है शौर्य चक्र, 7 को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है, जबकि 811 ऐसे पर्सनल हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल और गवर्नर मेडल से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।